मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी स्टार्ट करें हम लोग नाइट्रोजन फैमिली मॉर्निंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ छोटा सा कहानी से। कहानी नहीं, आज कहानी नहीं है, ठीक है। आज आज रियल स्टोरी है। किस्सा कहिए, किस्सा, कहानी और किस्सा अलग है। वो आज मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, आज जस्ट एक रियल इंसिडेंट हम लोग केस स्टडी कहिए, केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगा नाइट्रोजन, ठीक है। फनी है, रियल है, ट्रू है, आप भी फील करेंगे जब आप डॉक्टर बनेंगे तब। ओके, सो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ। मैं आज स्टार्ट करूंगा इसके बारे में, कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट कॉमन कंपाउंड अमोनिया, NH3। अमोनिया की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, अ ट्रू स्टोरी। जैसे मैं बताया कि मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं। मुझसे छोटा भाई मेरे साथ ही पढ़ा करता था, तो मोस्ट लविंग, बड़ा प्यारा है। तो साथ रहते थे हम लोग, साथ साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे। मैं IT में चला गया, 99 में मैं गया था, तो उसको मैंने छोड़ा नहीं। मैंने बोला कि नहीं, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है, तो तुम बिगड़ जाओगे। क्योंकि उसके दोस्त सब आवारा थे और रियल आवारा थे, उसके स्कूल के जो दोस्त थे। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम्हें तो, मैं IT में जा रहा हूँ रुड़की में, बट चलना तो तुम साथ ही पड़ेगा मेरे, और मेरे सामने पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो डॉक्टर बना नहीं था, अभी तो जस्ट उसका 12 क्लास हो रहा था, 11-12। मैंने बोला बोर्ड एग्जाम जाना होगा तो चले आना, घर पे दे आना, बट चलना पड़ेगा साथ। तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं साथ में, ठीक है। यहाँ छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिस्टम ग्रिड बड़ा निगेटिव है। जो मैं फोटो इलेक्टिव फैक्ट में बताया था कि सोसाइटी बहुत निगेटिव है, हाँ, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव सोच रहता है लोगों का। तो मैं साथ में उसको ले गया, कॉलेज ले गया, उसको बाहर रूम दिलवा दिया, कॉलेज के बाहर जो है रूम दिलवाया। वहाँ रहता, पढ़ता, दिन भर पढ़ता, रात को चला जाता, दिन भर मेरे साथ रहता। दिन भर मेरे रूम में ही रहना है, मैं क्लास चला जाऊँगा तो मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, दिन भर रहो। रात को 7 बज गया, 8 बज गया, तुम जाओ अपने घर पे, अपने रूम पे चले जाओ। पढ़ते रहा, 1 साल मेरे साथ रहा, पूरा हॉस्टल में रहा मेरे साथ। मेरे देखा देखी और भी दोस्त, और मेरे जो दोस्त कलीग जो थे IT के, वो सब अपने भाई को बुला के लाए। सबका बाहर रूम रहता, बाहर रूम रख करके घर में हॉस्टल में दिन भर रखते। बैठो मेरे सामने, पढ़ो दिन भर, और रात को सोते समय जाओ, भागो अपने रूम पे चले जाओ। क्योंकि रहने का अलाउ नहीं है रात में, बट दिन में मिलने का तो अलाउ है। दिन में तो कोई गेस्ट आके हमसे मिल ही सकता है, तो दिन भर तो पढ़ने का परमिशन है। वहाँ कोई सर या वार्डन जो भी हैं, वो लोग नहीं कोई बोलते थे। पता था उन लोगों को, सर को भी, कि हाँ इनका छोटा भाई आता है। काफ़ी छोटा था एज में, पता चल जाता था कि हाँ ये स्टूडेंट नहीं है, तो पढ़ता था, चला जाता था। वहीं से एग्ज़ाम दिया और बेस्ट रैंक हर एग्ज़ाम में बेस्ट, एम्स क्वालिफाई किया, बिग डॉक्टर, PG किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत सारे कंट्री में रहा वो, ठीक है। लीलावती में ज्वाइनिंग किया था फर्स्ट, जो बॉम्बे लीलावती हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल, वहाँ उसका स्टार्टिंग ज्वाइनिंग था उसका। और ज्वाइनिंग स्टार्टिंग, डॉक्टर आप बनेंगे, स्टार्टिंग इनिशियल ज्वाइनिंग होगा तो छुट्टियाँ कम मिलता है थोड़ा, क्योंकि आप नए नए हैं, थोड़ा वर्क सीखना होता है। तो होली का टाइम था एक बार, और जो है छुट्टी नहीं मिला उसको। तो मैं बोला कि ठीक है चलो, मैं फ्री हूँ, मैं ही आ जाता हूँ बॉम्बे, थोड़ा बॉम्बे घूमेंगे। तो बोला कि ठीक है आ जाओ, बॉम्बे घूमते, ठीक है। होली के टाइम मैं चला गया बॉम्बे उसके साथ। कई बार मैं ऐसा हॉस्पिटल विजिट करते रहता हूँ, वो जा रहा है साथ में, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी चल लिया, ठीक है, साथ में घूम लेते हैं कभी। तो एक केस स्टडी है, वो बहुत फनी है, ठीक है, ट्रू है, रियल है, आँख के सामने सब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है। कॉल आया, हॉस्पिटल से कॉल आया कि इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, नाइट का शिफ्ट है, एकदम मेडिकल इमरजेंसी, तुरंत आओ, ठीक है। और हॉस्टल उन लोगों को मिलता था, लीलावती हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उन लोगों को हॉस्टल पे मिल जाता था, बगल में ही रहने के लिए, ठीक है। बगल में एकदम हॉस्टल कैंपस में, हॉस्पिटल कैंपस में घर है। जल्दी से कॉल आया, जल्दी अटेंड करो, एक सीरियस केस आया। अदर डॉक्टर छुट्टियों पे है, होली का टाइम है, सब लोग बाहर, जो सीनियर डॉक्टर है फॉरेन टूर पे चले जाते हैं, चलिए आपको अटेंड करना है जल्दी से। ये भी मैच्योर हो गया था, काफ़ी प्रैक्टिस करते करते लोग भी बहुत चीज़ सीख किया था, तो जल्दी से अटेंड करना है। फ़ोन आया, मैं भी थोड़ा रूम में, तो
बोला कि चलो तुम भी चलो। मैं कहा चलो ठीक है, अलाउ करते हैं तो मैं भी चलता हूँ। तो दोनों लोग चल दिए, बगल में हॉस्पिटल, वॉकिंग डिस्टेंस पहुँचे। मेन हॉल में रो रहा है लोग, मेरा बेटा मेरा बेटा। तो पूछा गया ऑफिस क्या हुआ, तो पॉइजन खाया हुआ, पॉइजन केस है, रात 10 बज रहा है, पॉइजन केस है, जल्दी से उसको वोमिटिंग कराया जाए जल्दी से। चलो चलो चलो, सब लोग रो रहा है, बैठ रहा है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर सबको किनारे, बैठिए बैठिए आप लोग, प्लीज़ बैठिए बैठिए, रिसेप्शन के किनारे बैठे रहिए आप लोग, हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जल्दी से इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चलो भाई, इसको जल्दी से वोमिटिंग कराया जाए, जो इनिशियल स्टेज है। चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। गया, कौन कौन, तो एक पेशेंट, एक डॉक्टर ब्रदर मेरा छोटा, ठीक है, और एक मैं भी हो गया, अनवांटेड गेस्ट। मैं बोला कि मुझे देखना है यार क्या होता है अंदर में, तो चलो 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 तुम भी चलो। मैं कई बार ऐसे केस है ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुका हूँ मैं, ठीक है। मुझे कुछ काम नहीं है, बस देखना है क्या होता है क्या। तो अंदर में मैं, वार्ड बॉय हो गया, कितने लोग, 4 लोग, डॉक्टर, अनवांटेड गेस्ट मैं, एक वार्ड बॉय ऑफिस का, वहाँ का हॉस्पिटल का पेशेंट हो गया, 4 लोग हो गए। एक अनवांटेड पर्सन, एक जो है, एक ऐसा गेस्ट लेना होता है, ठीक है। जैसे बच्चा, जिस बच्चे ने पॉइजन खाया है उसके मदर को, ब्रदर को, सिस्टर फादर सबको किनारे, नहीं आप बैठिए प्लीज़ बैठिए, और हॉस्पिटल से एक आदमी को उठाया जाता है, एक अदर पर्सन, एक ऐसा आदमी को उठाइए, ठीक है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और जो डॉक्टर हॉस्पिटल से भी रिलेटेड नहीं हो, हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं हो, और वो जो फैमिली 4 लोग आए हुए हैं, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, उससे भी रिलेटेड नहीं हो, दूसरे किसी पेशेंट का, किसी एक्स्ट्रा आदमी को वो बुला लिया, बोला कि आप प्लीज सोफा पे बैठ जाइएगा, ऑपरेशन थिएटर में बैठे रहिएगा, सिर्फ आपको देखना है, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। क्यों बुलाया गया वो सब लास्ट में पता चलेगा आपको, ठीक है। अब उस ऑपरेशन थिएटर बंद हुआ। रूम के अंदर कौन कौन, पेशेंट, मेरा छोटा भाई डॉक्टर, वार्ड बॉय स्टाफ, मैं हो गया, मैं सिर्फ देखने वाला क्या हो रहा है अंदर में, और एक आदमी सोफा पे बैठा हुआ, वो एक ऐसा आदमी जिससे उस लड़के का कोई रिलेशन नहीं और उस आदमी का हॉस्पिटल से कोई रिलेशन नहीं, वो किसी दूसरे पेशेंट का गेस्ट है, उसको बिठा दिया जाता है, बोला जाता है कि प्लीज आप बैठिए, 30 मिनट के लिए बैठिए, देखिए क्या क्या होता है अंदर। स्टार्ट हुआ, खोला गया, बॉडी देखा गया, तो 18 से 20 साल का था, 18-20 साल का। तो मुझे तो कुछ नहीं एक्सपीरियंस था, बट इन लोगों को, डॉक्टर्स जो लोग हैं उन लोगों को रोज का काम है, रोज बोलते हैं कि रोज महीनों में ऐसे कितने सारे इतना फनी केस हम लोग देखते रहते हैं। वो बोला कि देखो ये जो टीनेजर ग्रुप है, 18 से 20 साल वाला ग्रुप है ना, ठीक है, ये सब ग्रुप जो होता है ड्रामेटिक ग्रुप है, ठीक है, ये ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा वाला ग्रुप है ये, ठीक है। तो कैसे अब उसको जस्ट हिलाया गया, मैं भी देख रहा हूँ झाँक करके क्या क्या हो रहा है, हिलाया उसको, हिला करके बोला कि जगाया गया कि बाबू जगो, जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा बाहर बैठे हुए हैं तो मुझे बताओ। एकदम हिल ही नहीं रहा है, एकदम सेंसलेस, एकदम लेटा हुआ, ठीक है। चूटी काटा उसको, फट 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 4-5 जगह से चूटी काटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, चुपचाप लेटे हुए। अब हम देख रहे हैं कि कर क्या रहा है इसको हम बोले कि जल्दी से उसको इंजेक्शन लगाओ ना यार, वोमिटिंग कराओ उसको निकालो जो बॉडी में है, बोले कि रुको ना, देखो ना पहले, ठीक है। अब चुट्टू काटा, कुछ नहीं हुआ, हम भी देखे जा रहे हैं। तो अब उसका क्या किया कि ऐसे लेटा हुआ स्ट्रेचर पे, उसका एक हाथ जो है ना, एक हाथ ऐसे ढीला किया, ऐसे एक हाथ ऐसे, बोला कि ऐसे हम देख रहे हैं सामने, ऐसे ढीला किया, ढीला करके उसका हाथ ले जाके उसका गाल पे एक झापड़ लगाया, उसी के हाथ से, जो पेशेंट लेटा हुआ है उसका हाथ ऐसे ढीला किया, गाल पे एक झापड़ लगाया, ठीक है, एक झापड़ लगाया, ठीक है, सेंसलेस है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में मैं भी खड़ा था, हंसने लगा। थर्ड स्टेप हुआ कि फिर से उसका हाथ ऐसे से ढीला किया और फिर से हाथ ढीला करके फिर से लगाया, जैसे ही लगने गाल के पास गया तो हाथ टाइट हो गया। अब मुझे भी समझ में आ रहा था, अब मुझे समझ में आने लगा। एक्चुअली वो बताया कि देखो, बाद में हम रिलेट किया कि देखो कि अगर उसके बॉडी में, एक्चुअली उसके बॉडी में सेंस था, वो ड्रामा कर रहा था। वो क्या है कि जैसे उसका हाथ हिलाया, ऐसे हाथ हिला के ऐसे एक झापड़ लगाया उसको
पहली बार। तो उसको पता नहीं था क्या होने वाला है, वो सोचा कि बस हमारा तो नर्व्स वब्स कोई टटोल रहा है, ऐसे देख रहा है क्या हुआ, कोई कहीं इंजेक्शन देगा। बट उसको जब एक झापड़ लगा, ठीक है, दोबारा जब रिपीट हुआ, दोबारा फिर से हाथ ऐसे ऐसे हिलाया, और हिला के जैसे ही एक, तब तो उसको पता चल चुका था कि झापड़ लगा है पहली बार, और दोबारा भी ऐसा हाथ हिला रहा है, हिला के दोबारा जरूर झापड़ मारेगा फिर से। तो जैसे ही गाल के पास हाथ किया, ऐसे हाथ उसी के हाथ से हिला कैसे किया, हाथ वो टाइट कर लिया, टाइट किया तो समझ में आ गया कि हाँ इसके बॉडी में सेंस है, क्योंकि ये चीज़ें फील कर रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है। सेंसलेस रहता तो वो फील नहीं करता, तब तो उसके हाथ पे लगता, फिर लगता, 2-3 बार और ट्रायल करता। तो तीसरा जब स्टेप हुआ, पहला स्टेप चुपचाप जगाना, भाई भाई जगो क्या बात है। दूसरा चुट्टी उट्टी काट के जगह सेंस देखना कि कुछ तो रिएक्शन करे, कुछ तेज चुट्टी 1-2 बार काट के कुछ तो चिल्लाए, कुछ नहीं चिल्लाया। जब उसका हाथ ढीला करके झापड़ लगा, और फिर दोबारा उसी के हाथ को ऐसे ऐसे ढीला करके फिर से लगाया, तो हाथ टाइट किया तो समझ गया कि हाँ अब इसके बॉडी में सेंस है, अब बॉडी में इसके सेंस है, ये ड्रामा कर रहा है, ठीक है। अब मुझे भी समझ में आ रहा था कि हाँ सेंस है। अब कैसे जगाएं, नेक्स्ट 4th स्टेप इज फाइनल स्टेप, लिक्विड अमोनिया। ये लिक्विड अमोनिया लैब में रखा रहता है, लिक्विड अमोनिया, कॉटन, छोटा सा कॉटन लेकर के लिक्विड अमोनिया। सब लोग को बोला गया कि सब लोग नोज क्लोज करो, नाक बंद करो, सब लोग हम लोग नाक बंद किए अपना, बोले कि वो गेस्ट भी था वहाँ भी, नाक बंद करो। कॉटन अब में लिक्विड अमोनिया हल्का सा लेकर के नाक के पास जैसे ही लगा है, नाक के पास एकदम छटपटा के जगह, एकदम छटपटा के, वेरी हार्ड अनप्लेजेंट स्मेल, नाक के पास छटपटा के जगह एकदम निकला रूम में, इधर उधर देख रहा है कौन है। बैठ के फिर उसके बाद लगा रोने, खूब रोना शुरू किया। तो अब हम लोग घेर लिए, 4-5 लोग, बोले कि बाबू क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम था, क्यों ये सुसाइड करने का ड्रामा किए घर में। तो मोस्ट कॉमन, हम लोग तो टीनेजर, हम लोग तो यंग थे, हम लोग तो इस फेज ग्रुप से गुजर चुके हैं, तो मोस्ट कॉमन वही आंसर जो आप सोच रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के मुझे भाग गई है इसलिए मैंने ये सुसाइड अटैम्प्ट करने का ड्रामा किया घर पे, ठीक है। तो हम लोग तो जानते थे, हम लोग, और वो घर पे आने के बाद हम तो खूब हंसे। और मेरा भाई जो डॉक्टर है वो बोला कि ये तुम्हारे लिए नया है, हम लोग बोलते हैं कि रोज फेस करते हैं ये सब सिचुएशन, रोज हम लोग एज ग्रुप देख करके समझ जाते हैं कि क्या है और कैसे ट्रीटमेंट करना है, और कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगा, कोई वोमिटिंग, कोई इंजेक्शन नहीं, सिंपल है, ड्रामेटिक सिचुएशन था, उसमें हेल्प करता है वही जो ट्रीटमेंट का तरीका है, छुट्टी काटिए, जगाइए, प्यार से बात करिए, और फिर झापड़ मार कर देखिए कि उसके बॉडी में सेंस है कि नहीं। जैसे सेंस हुआ फिर नहीं जग रहा, तो लिक्विड अमोनिया है, वेरी हार्ड, द अनप्लेजेंट स्मेल, बर्दाश्त नहीं कर पाता इसके स्मेल को लोग, इतना अमोनिया, इतना हार्ड स्मेल होता है तो अमोनिया। तो स्मेल जैसे ही क्या हो तुरंत जगने के बाद सारा कहानी अपना गर्लफ्रेंड कैसे भाग गई सब कुछ सुना है। और अब बताइए, अब आप गेस करिए कि रूम में 5 लोग, कौन कौन, पेशेंट, डॉक्टर, वार्ड बॉय जो है, हॉस्पिटल का स्टाफ, एक मैं, अनवांटेड गेस्ट, और एक एक्स्ट्रा पर्सन। मैंने बोला था कि एक एक्स्ट्रा आदमी को सोफा पे बिठाया गया था, और उसको बोला गया था कि आप 30 मिनट प्लीज वेट करेंगे, आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है रूम में, ठीक है, आप देखते रहना। वो एक्स्ट्रा पर्सन पेशेंट की फैमिली से भी नहीं था, वो एक्स्ट्रा पर्सन हॉस्पिटल का स्टाफ भी नहीं था, वो एक्स्ट्रा पर्सन अनदर कोई पेशेंट का आदमी था। और उस एक्स्ट्रा पर्सन से अब बोला गया कि अब आपने जो सुना है इस रूम के अंदर, जो आपने देखा है, अब आप जाके बताएंगे, आप जाके उस मदर और फादर को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा मैंने उस रूम में देखा है, ऐसा ऐसा सुना है। ये सब एक रूल है, क्योंकि जब आप बड़े डॉक्टर बनेंगे और आप जो ये बोलेंगे जाके उसके मदर एंड फादर को कि आपका बेटा झूठ बोल रहा था, आपका बेटा ड्रामा कर रहा था, आपका बेटा सुसाइड नहीं किया था, और वो एक कोई उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई थी, इसके चलते वो ड्रामा किए हुए था, मरने का नाटक कर रहा था, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आप बिग डॉक्टर, बड़े डॉक्टर बन जाएंगे और आप पेशेंट के फैमिली से बोलेंगे कि आपका बेटा ड्रामा किया था, आपकी बातें नहीं मानेगा वो लोग। वो अंधा होता है, मदर फादर जो ब्रदर सिस्टर अंधे होते हैं,
उनके लिए सोना हीरा सब कुछ उनका बेटा है। वो जो बोलेगा वो सब सच। आप डॉक्टर होकर बड़े ऑफिसर बन के बड़े होकर के आप इलाज करेंगे और उसको बोलेंगे ना, वो नहीं आपकी बात मानेगा। इसीलिए एक पांचवा आदमी को रखा गया था उस रूम में, जो कि न तो हॉस्पिटल का स्टाफ था न ही उस फैमिली का स्टाफ था। वो एक अदर पर्सन था जो किसी दूसरे पेशेंट का। उनसे बोला गया कि प्लीज़ अब आप जाके उनके मदर फादर को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे केस था। ठीक है, ये रूल है। सुसाइड केस जब देखा जाता है कि किस एज ग्रुप्स के हैं, बहुत चीज़ें सीखेंगे जब आप वेरी एक्सेलेंट प्रोफेशन डॉक्टर्स का प्रोफेशन। मैं तो कई बार फील करता हूँ, देखता हूँ कि बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा प्रोफेशन, पूरी लाइफ का मैसेज मिलेगा सीखने को। पर डे कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे। हम लोग सीखते हैं, हम लोग तो कहानियाँ सुन के कभी कभी देख करके सीखते रहते हैं। तो अमोनिया जानना है आपको, आपने इससे रिलेट किया, जो आप साइंस में पढ़ना होता है उसको देखिए कैसे मेडिकल सर्जरी में यूज किया जाता है। लिक्विड अमोनिया इज अ वेरी वेरी हार्ड स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल। लिक्विड अमोनिया जो होता है बेस्ट रेफ्रिजरेंट होता है, बेस्ट रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं। रेफ्रिजरेंट कूलिंग सिस्टम में डाला जाता है। घर में एसी है तो उसके कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट डाला जाता है। घर में फ्रिज जरूर होगा तो फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर है उसमें रेफ्रिजरेंट डाला जाता है। बट अमोनिया कभी नहीं डाला जाता है। अमोनिया डालते हैं, कहाँ डालते हैं मैं बता दूंगा। घर में नहीं डालते हैं अमोनिया। घर के जो कंप्रेसर है, एसी है, फ्रिज है, उसमें अमोनिया नहीं डालते हैं। अमोनिया जो है यूज किया जाता है एज ए बेस्ट रेफ्रिजरेंट, चीपेस्ट रेफ्रिजरेंट। बट वो शहर के बाहर, आपके जो शहर होगा उसके बाहर देखेंगे, शहर के बाहर, हर शहर के बाहर एक कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज जहां पे आप फ्रूट्स वेजिटेबल स्टोर करते हैं, या आइस प्लांट, बर्फ का फैक्ट्री रहता है। बर्फ के फैक्ट्री में भी कूलेंट चाहिए। वो तो फ्रिज की तरह बड़ा फ्रिज का काम कर रहा है, बड़ा बड़ा आइस स्लैब निकालता है, तो वहां अमोनिया यूज करते हैं। क्योंकि वहां अमोनिया लीक भी कर जाएगा ना, तो शहर के बाहर है निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और घर में अमोनिया अगर लीक कर गया तो घर पूरा घर स्मेल भर जाएगा और घर पूरा एक दिन के लिए छोड़ना पड़ जाएगा, इतना हार्ड स्मेल होता है। तो अमोनिया का यूजेज आगे पढ़ेंगे, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग और पार्ट 3। बॉन्डिंग 11th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी, क्योंकि ऑर्गेनिक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बॉन्डिंग से रिलेटेड होते हैं। और इनऑर्गेनिक का भी, जो इनऑर्गेनिक में भी आप अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें भी पूरा बॉन्डिंग का हेल्प लेना है आपको। तो 11th क्लास, 12th क्लास मेडिकल के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस, और हम लोग को पढ़ना था आज बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के लिए जो बॉन्डिंग है, लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यह है केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर 8। सो लेक्चर नंबर 8 है जो नाइट्रोजन से रिलेटेड है, जो स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर जानना है। सबसे पहले हम लोग पुराने टॉपिक को स्टडी करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, रिएक्टिविटी, कुछ जो पहले पढ़े हुए हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये ग्रुप है 5A ग्रुप, इसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक टेबल का, या फिर इसको हम लोग कहेंगे 15 ग्रुप, जिसमें है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसे ये ग्रुप है। हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, इसके लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और हम लोग जैसे फॉस्फोरस पढ़े हैं, सल्फर पढ़े हैं, वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पे लिखेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, या फॉस्फोरस का भी लिखेंगे और फॉस्फोरस भी लिखेंगे। नाइट्रोजन या फॉस्फोरस पढ़ चुके हैं, और किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर का मतलब ये 5, ये 15 नहीं, ये नहीं, ये 15 तो मॉडर्न है, बट पुराना जो ग्रुप नंबर होता था 5A 5B, तो 5 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5।
किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो आप पढ़ रहे हैं आज नाइट्रोजन और पहले पढ़ चुके हैं फॉस्फोरस, तो आप रिलेट कर लेंगे नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर -8 होता है मिनिमम ग्रुप नंबर, और -8 कर लेंगे यहाँ से -8। तो ग्रुप नंबर जो है वो 5 और -8 इज इक्वल टू -3, ये हो गया। इस तरह आप रेंज बना सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और उसका आप रेंज बना सकते हैं कि इसका रेंज जो है -3 और 2 + 5, ये इसका रेंज है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का। एग्जैक्टली सेम फॉस्फोरस भी आप बनाएंगे तो फॉस्फोरस का भी यही रेंज। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी सेम रेंज +5 और ये -3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस के लिए हो गया। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट पूछे ऐप पे मैसेज करके कि सर ये जो है आपका, ये कुछ चीज़ें अपने से सोचा कीजिए, कुछ बहुत सारा चीज़ें साइंस में बहुत सारा मैं पढ़ाता हूँ, तो एक आध लाइन मैं आपके लिए खुद छोड़ देता हूँ। तो कई लोग पूछ रहे थे कि सर H3PO5 में यहाँ हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस कहीं पूछा हुआ होगा, पैकेज में होगा क्वेश्चन। तो H3PO5, तो ऐसे लोग ऐसे निकाल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन +1 जनरली जानते हैं हम लोग, ऑक्सीजन जनरली ये -2 होता है, ऐसे ये जानते हैं। तो यहाँ 3 × 1 और प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे आप फॉस्फोरस ऑक्सीजन और -2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं 3 + x और -8 इक्वल टू 0, ठीक है, और 3 + x इज इक्वल टू 8 ऐसे कर रहे हैं लोग। x इज इक्वल टू हो गया 8 प्लीज करेक्शन 10, यहाँ 10 हो गया, और 10 - 3 सो x का वैल्यू लिख रहे हैं +7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +7 कर रहे हैं, +7 नहीं पॉसिबल है। आप जानते हैं कि इसका रेंज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस -3 to 5, ये आपने निकाला है, और नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। सो लोग पूछ रहे हैं कि सर ये पॉसिबल नहीं है, आ रहा है 7, तो आप खुद करिए ना सारा चीजें। मैं अब सारा चीज क्या 99% मैं ही बता देता हूँ, 1% तो आप सोचिए। और 1% कैसे सोचेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा +5 करेक्ट है, ये +5 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस ये इक्वल टू जो है वो -3 और +5 के बीच में ही लाई करेगा, तो ये उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 से ज़्यादा तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर जो है 5। अब ये लोग पूछ रहे हैं कैसे 5 होगा, ऑप्शन में है, कैसे करना है 5 कैसे, तो वो आपको पढ़ा हुआ है भाई, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा हुआ आपका, आप जानते हैं। मैंने आंसर रिप्लाई किया था, बोला था कि आप इसको देखिए ना, H2SO5 इसको देखिए, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में जानिए, अब निकाल के देखिए, इसका भी 8 आएगा। आप जानते हैं, इसके बारे में 2 बार पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आप निकालेंगे तो आएगा +8, जोड़ के देख लीजिए +8। आप पढ़े हुए हैं कि +8 जो है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वो लाइज बिटवीन जो होता है -2 to यहाँ पे होता है +6 के बीच में, नहीं पॉसिबल है।
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है तो मैं आपको सिखा चुका हूं, एक बार नहीं 2 बार सिखा चुका हूं, आपको बता चुका हूं, आपको बेसिक केमिस्ट्री में ही बताया था कि एक्सेप्शन जैसे ही साइंस में आता है एक्सेप्शन खुद अपने से प्लान करिए। ऐसे इसका ड्राइंग है, पेरोक्सी बॉन्डेड है और पेरोक्सी बॉन्डेड में डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी सल्फर फैमिली में भी सिखाया था कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा +6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो आएगा +6 आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। आपको इसमें क्या चेंजेस है, H3 है और PO5 कर दिया मैंने, H3PO5 कर दिया। तो क्या फर्क पड़ता है आप जानते हैं, H3PO4 का मैंने फिगर बताया था। H होता है ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और O और H और O और H ऐसे फिगर होता है। एग्जैक्टली यहाँ H3PO5 भी वैसा ही है, H हुआ ऑक्सीजन हुआ, फॉस्फोरस है डबल बॉन्ड है और फिर O और H हो गया और OH हो गया। ये तो फिगर सॉरी H3PO5 में ऐसा कर लेंगे, एक पेरोक्सी लिंकेज कर लेंगे, हो गया। तो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट किया कीजिए भाई, जैसे आप रिलेट करते हैं कि भाई हमें पता है कि H2SO4 ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, H2SO4 जानते हैं आप ऐसा होता है, और H2SO5 एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया तो यहां पेरोक्सी बॉन्ड आ जाएगा। ये आप पढ़े हुए हैं एग्जैक्टली सेम, ये जानते हैं। और जैसे ही आप H3PO5 करेंगे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, पेरोक्सी बॉन्ड हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लीजिएगा, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5 आएगा, आना ही है। वो डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे, ये हो गया -2, ये हो गया -1, एक बॉन्ड यहां ले गया, एक बॉन्ड यहां ले गया, हो गया 5। चेक कर लीजिए। तो कुछ चीजें अपने से सोचा जाता है, उसके लिए प्लान हम लोग पहले से कॉपी में बनाए रहते हैं, और एक जगह नहीं 2 जगह। तो कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, रटिए मत साइंस को। एग्जाम में न ये आएगा न ये आएगा न ये आएगा न ये आएगा, एग्जाम में नया आएगा, कुछ नया चीज आएगा, बट कॉन्सेप्ट कॉपी में जरूर रहेगा। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, वो साइंस पढ़ने का तरीका होता है। चलिए, सो आप प्रैक्टिस करेंगे, नए नए क्वेश्चन कुछ नया आता है जो मैं नहीं पढ़ाया हूं तो खुद सोचिए कि जरूर कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ होगा, क्योंकि मेरा क्लास, मैं हर बार मैसेज करता हूं कि मेरा क्लास डाउट फ्री होता है। इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा ना कि एक सिंगल डाउट होगा ही नहीं। बैच जो होता है, जब आप, अभी तो सारा चीजें चेंज हो जाएगा, अब तो कैसे क्लासेस होगा, गवर्नमेंट का परमिशन कब मिलेगा, और क्लासेस जब नहीं मिलता था जस्ट मार्च से पहले क्लासेस, मेरा बहुत बड़ा क्लासेस होता है, बहुत बड़ा क्लास होता है। माइक है, स्पीकर लगा रहता है, ढेर सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, मतलब एक बैच में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। तो क्लास इसलिए ऐसे ही मैं डिजाइन करता हूं कि एक भी बच्चे को एक सिंगल डाउट नहीं हो। अदरवाइज मैं क्लास थोड़ा थोड़ा लूंगा और डाउट रखूंगा, तब तो बहुत सारे ऑफिस के बाहर 50 लड़के आगे खड़े हो जाएंगे, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे तो डाउट बताने में ही पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्लास ऐसा ही डिजाइन किया रहता है कि अगर आप कॉपी पढ़ें और आप सिंगल मिस ना करें, एक भी लेक्चर आप मिसिंग नहीं होना चाहिए, और कॉपी में एकदम डेट बाय डेट हर डेट का अपना नोट किया रहेगा, कॉपी में सिंगल डाउट नहीं होगा। अब मेरे बुक से नहीं बात करें, एनी बुक, एनी एनसीईआरटी, जो आपके पास बेस्ट एंड बेस्ट बुक है, उससे भी कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना रेंज अपना बना के पढ़ाता हूँ ना, इतना बड़े रेंज में लेके चलता हूँ कि आप कहीं कोई बुक से बनाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होता। तो कोशिश करते हैं डाउट फ्री रहे, फिर भी 100 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है, लोग आते हैं, मैं बताता हूँ, आप भी पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि क्लास में ही हो जाए वो चीज़ें। तो ये था आपका एक छोटा सा डाउट था, जो बहुत सारे लोगों का डाउट था, तो ये अब क्लियर हो गया होगा आपका। और हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। आपने पढ़ा था, ये भी तो पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हम लोग, क्योंकि मेन हम लोग आज नाइट्रोजन है, तो ये डिस्कस कर रहे थे कि -3 एंड +5, ये है रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
बट एक टर्म और आपको जानना है, एक टर्म यहाँ ये जानना है कि नाइट्रोजन सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ओनली इन HNO3 या N2O5। नाइट्रोजन का 5 तक जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तक जाएगा, बट 5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का नहीं है, सिर्फ एक जगह ही मिलता है, दोनों एक ही कंपाउंड है, HNO3 या N2O5। अदर कंपाउंड नहीं मिलता है। नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड साइंस में आप देखेंगे नहीं एग्जिस्ट करता है। सो यहां पर आप नोट करेंगे नाइट्रोजन सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ओनली इन HNO3 और N2O5। तो नाइट्रोजन सो ऑक्सीडेशन स्टेट H+5 ओनली इन HNO3, सिर्फ HNO3 मिलता है, या फिर N2O5, इसी का एनहाइड्राइड है, इसी का एनहाइड्राइड, दोनों एक ही चीज है, ऐसा कंपाउंड अलग अलग फॉर्मूला अलग है बट दोनों एक ही है। ये इसी पे वाटर डाल दीजिएगा तो ये मिलेगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 सिर्फ यही मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि शायद साइंस में NF3 NF5 मिल जाए, NF5 मिल जाए, जहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो, तो नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कंपाउंड हो ही नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना है कि नॉट एग्जिस्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट NF5 ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो नाइट्रोजन का कंपाउंड और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको जानना था। नेक्स्ट बॉन्डिंग करिए, बॉन्डिंग बनाते हैं नाइट्रोजन। बॉन्डिंग का मतलब नेचुरल नाइट्रोजन हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो नेचर में नाइट्रोजन जो मिलता है वो N2 के फॉर्म होता है, डायटोमिक है, गैस एट रूम टेम्परेचर। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट करते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में जो है नेचुरल नाइट्रोजन, सो नेचुरल जो नाइट्रोजन है वो N2 है। जो क्लासरूम में घूम रहा है, जो एयर में है, जो नेचर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो N2 देख रहे हैं। डायटोमिक, गैस एट रूम टेम्परेचर, एटॉमिसिटी 2। यह है डायटोमिक, गैस एट रूम टेम्परेचर। सो गैस एट रूम टेम्परेचर, नाइट्रोजन N2, एटॉमिसिटी 2 है और गैस एट रूम टेम्परेचर। जानते हैं कि ये एयर में जो है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। और इसके बॉन्डिंग के बारे में जो कुछ भी आप हाइब्रिडेशन जो पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वो सब एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन ऐसे, तो आप केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़े हुए हैं तो आप रिपीट कर लीजिए कि ये है नाइट्रोजन, एटॉमिसिटी 2 है, डायटोमिक है, गैस एट रूम टेम्परेचर है। बॉन्डिंग वैसा रहेगा जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये बीच का बॉन्ड आप जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड है। ये आप फिगर देख सकते हैं कि 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। ये नॉन पोलर है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। सो ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। म्यू जो है डायपोल मोमेंट वो 0 है। तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। ये नॉन पोलर और कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ये N2 देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट 0, बॉन्ड ऑर्डर 3 देख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3।
बॉन्ड ऑर्डर बी हो, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3, और ये 3 बॉन्ड ऑर्डर के चलते ये नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस, क्योंकि एयर में जो इस क्लासरूम या आपकी स्टडी रूम में जो एयर है, उस एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। साथ में देखिए, आप जान रहे हैं आपके रूम में जो एयर है, ठीक है, एयर में नाइट्रोजन गैस घूम रहा है, सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो एयर में नाइट्रोजन ही है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और इस रूम में ऑक्सीजन भी है, और इस रूम में आपको हाइड्रोजन गैस भी है, या मॉइस्चर भी है, आपका CO2 भी है, हीलियम गैस भी है, और आर्गन भी है, बहुत सारा गैस है, H2S गैस भी स्मॉल अमाउंट रहता है, बहुत सारा गैस है, ठीक है। बट ये नाइट्रोजन किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से रिएक्शन, कहीं किसी से रिएक्शन नहीं करता, जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, किसी भी गैस से कहीं किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो नाइट्रोजन को बोला जाता है मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस। मोस्ट नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है और गैस है, और मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस, किसी से रिएक्शन नहीं करता है ड्यू टू द हाई बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि नाइट्रोजन एयर में है, सबसे ज़्यादा है, बट किसी से कंबाइन नहीं करेगा। हाइब्रिडेशन पढ़ना हो तो हाइब्रिडेशन पढ़ लीजिए, इसका हाइब्रिडेशन जानते हैं, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर जो है वो 1, क्योंकि बॉन्ड पेयर में 1 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर देख रहे हैं, लोन पेयर 1, क्योंकि लोन पेयर ऐसा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गया, और 2 होने के चलते इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया sp, और ये भी हाइब्रिडेशन हो गया sp, और ये फिगर पूरा का पूरा लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3, सो नाइट्रोजन इन द मोस्ट इनर्ट, ये मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस, due to high bond order and non-polar nature. So most inert non-metallic gas due to the high bond order, इसका bond order 3 है, high bond order और non-polar। non-polar, polar देख रहे हैं कि एकदम bond जो है दोनों साइड आइडेंटिकल है, डायपोल मोमेंट 0 है, द नॉन पोलर नेचर। नेक्स्ट, सो आपने बोला कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन मोस्ट इनर्ट, ये है मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस। क्यों हो रहा है वो आपको पढ़ा हुआ है, वहां भी ऐसा लिखा हुआ है कि मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस। सो नाइट्रोजन गैस जो होता है यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर, यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। सो नाइट्रोजन गैस nitrogen gas used to create inert atmosphere in food packet, in bulb, बहुत सारी जगह इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन गैस बनाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। नॉन रिएक्टिव इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर। So nitrogen gas, inert non-metallic gas. So nitrogen gas is used to create an inert atmosphere in a food packet. Food packet जो आप फिल किए होंगे, कोई भी फूड पैकेट, जैसे ये कोई भी प्लास्टिक फूड पैकेट आप लेते हैं, ठीक है। तो ये है चिप्स, मान लीजिए आप चिप्स पैकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फूड आइटम है, चिप्स पैकेट जो है वो चिप्स जो है आपका कोई भी कंपनी का लेते हैं, या कोई नमकीन आप लेते हैं तो नमकीन पैकेट देखते हैं कि चिप्स ही ले रहे हैं तो ऐसे फुला हुआ रहता है, पूरा ऐसे फुला हुआ रहेगा, ठीक है। पैकेट लिखेंगे तो फुला हुआ रहता है, और आप चिप्स उसमें कम रहता है बट फुला हुआ, पूरा ऐसे फुला हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो देखिए आप चिप्स में आपको
आपको जो पोटैटो है, ऑयल है, जो सॉल्ट है, और वो उस पर लिखा रहता है, जैसे उस पर देखेंगे कि एक्सपायरी लिखा रहेगा 6 मंथ तक, वो एकदम सेफ है, ठीक है। तो जब उसकी पैकिंग ही होती है ना, पैकेजिंग जब कर रहे हैं लोग, चिप्स को पैकेट में डालते हैं, तो डालने के बाद जब पैकेट को सिल्ड किया जाता है ना, तो पैकेट सिल्ड करने से पहले इसमें नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस जो है उसमें भर देते हैं, ये नाइट्रोजन गैस, उसी नाइट्रोजन गैस के चलते चिप्स का पैकेट ऐसे फूल जाता है। कोई भी चिप्स आप मार्केट से लेते हैं या कोई नमकीन ले रहे हैं तो वो देखेंगे कि पूरा फुला हुआ पैकेट रहेगा, खोलेंगे तो उसमें चिप्स कम रहता है, पैकेट साइज बड़ा रहेगा। वो रीजन उसका है कि नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर, यहाँ जो नाइट्रोजन गैस आ गया ना, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है ये चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इनर्ट या नॉन एटमॉस्फेयर, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट का मतलब ये होना इनर्ट, या आप बोल सकते हैं नॉन और रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो क्योंकि वो चिप्स के पैकेट में, आप जानते हैं चिप्स के पैकेट में जो है पोटैटो है, कुक पोटैटो फ्राइड किया हुआ है, बट उसके ऊपर सॉल्ट है ना, ऑयल है, तो उसमें अगर आप ऑक्सीजन चाहे एयर में ऐसे खुला छोड़ दीजिएगा तो मॉइस्चर, एयर में तो मॉइस्चर भी है, वाटर भी है, वाटर भी उससे रिएक्ट कर लेगा, उसके जो क्रंचीनेस जो होता है उसको सॉफ्ट कर देगा। तो उस सब से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें पैकेट में जैसे ही इसके अंदर पैकेजिंग होगा, बस उसको नाइट्रोजन गैस से भर करके सिल्ड कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस अब इसके अंदर आ गया तो नाइट्रोजन गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर, वो अब किसी से वो चिप्स पे, जो भी चिप्स के ऊपर जो स्टार्च हो गया, जो पोटैटो है, ऑयल है, सॉल्ट है, या जो भी मसाला है, अब किसी से रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं होगा, वो 6 महीने तक एकदम सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। तो कहीं भी आपका जो फूड आइटम को जस्ट प्रिजर्व करना होता है कुछ दिन तक रखने के लिए, तो नाइट्रोजन गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए। वो नाइट्रोजन गैस है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और वो पैकेट उसी के चलते फुला हुआ रहेगा। बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फीलिंग किया जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब है, अब तो ये सब बल्ब अब नहीं यूज होता है। जैसे पहले बल्ब जो था, तो पहले बल्ब में ये फिलामेंट, वो आप बल्ब में देखते थे टंगस्टन फिलामेंट रहा करता था, टंगस्टन फिलामेंट है और बल्ब ये जलता था, ये टंगस्टन का फिलामेंट है और ये जलते रहता था बल्ब। तो बल्ब में ये इसके, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा, आप जानते हैं कि टंगस्टन जब फिलामेंट चलेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसका बहुत हाई टेम्परेचर पे वो बर्न करता है, वो जलेगा, वही लाइट में कन्वर्ट करता है। जो पुराना इलेक्ट्रिक बल्ब अब खत्म हो गया ना, अब तो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड यूज करते हैं। एलईडी है आपके सिलेबस में, 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में है, मैं पढ़ा चुका हूँ, 12th क्लास के स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ कि एलईडी कैसे वर्क करता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो अभी जो घर में आप अपने स्टडी रूम में जो आप बल्ब यूज कर रहे हैं वो एलईडी है। पुराना बल्ब जो होता था वो आप याद होगा घर पे बहुत पहले यूज होता था, जस्ट टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब। उस बल्ब में ये हाई टेम्परेचर होता था, ये पूरा एकदम लाल होगा और फिर बल्ब इमिट करता था, लाइट इमिट करता था, तो वो टेम्परेचर हाई होता था उसमें, उसकी इफिशियंसी बहुत कम होती, बहुत कम। ये तो आपको 100 वाट जलाएंगे और अभी आप एलईडी 5 वाट चला दीजिए, वो इक्विवेलेंट पावर होगा। तो इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती थी, बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता था हीट के फॉर्म में। तो उस बल्ब में क्योंकि यहाँ हीटिंग होता था, हीट होने पे लाइट इमिट करता था, तो उसमें हीट करने पे बहुत सारा रिएक्शन हो जाता था बीच में। अगर एयर रहेगा तो एयर में बहुत सारा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ एयर न रख करके ग्लास बल्ब में से हटा देता था एयर, और यहाँ पे जस्ट नाइट्रोजन गैस भर देते थे। नाइट्रोजन गैस जो होता था इनर्ट एटमॉस्फेयर, नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता था। तो ये नाइट्रोजन गैस जो है हम लोग घर में कहीं ना कहीं देखे हुए हैं कि एक तो चिप्स के पैकेट में, और नाइट्रोजन जो है सबको पता है ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं है नाइट्रोजन गैस में, कोई पॉइजनस नहीं है, तो इसलिए चिप्स में भर देने पे कोई हार्मफुल तो है नहीं, क्योंकि इस रूम में, आपकी स्टडी रूम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही है। बस स्मेल करते हैं तो कहीं स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं, कोई ऑर्डरलेस नहीं, कोई कलरलेस भी नहीं है इसमें, तो हार्मफुल नहीं है। बस ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा, नॉन रिएक्टिंग एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन कैसे आपको बनाना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आगे पढ़ेंगे। फिर से ध्यान रखेंगे, आगे सब चीज़ें पढ़ना है, 11th में भी है, 12th में भी पढ़ेंगे, बट बॉन्डिंग से आप सीखिए ना, बहुत सारी चीज़ें बॉन्डिंग आपको साइंस में हेल्प करता है सिखाने में। 5th पॉइंट इसके बारे में बताएंगे। तो
HNO2 बताइए तो, या HNO3, मैंने आपको नाम सिखाया था HNO3। ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 और हाई ऑक्सीडेशन नंबर है, और हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इसका नाम आएगा नाइट्रिक एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक, इक का मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट HNO2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करेंगे तो +3 जब ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो इसका नाम हो गया नाइट्रस एसिड। सो नाइट्रस एसिड, अस एसिड, नाइट्रस एसिड। मैंने आपको बताया था कि एसिड और इसमें इस साइड सॉल्ट, अगर एसिड जो होगा वो इक होगा, इक, अगर एसिड इक है तो उसका सॉल्ट का नाम एंड होगा ATE से, इट से, और एसिड है अगर अस एसिड है तो सॉल्ट का नाम एंड होगा ITE से, आइट से नाम फिनिश होगा ऐसे। तो इक और इट, ये समझिए, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि NO3 माइनस, तो देखिए ये इक है, इक है, HNO3 इक है तो उसका नाम बोलेंगे नाइट्रेट, इक के जगह एट, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। और अगर मैं NO2 और माइनस कहूं तो आप बोलेंगे अस का नाम होगा नाइट्राइट आयन। कहीं रटना नहीं है, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगता है आपको। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं NH4 और NO3 तो आप नेम कहेंगे अमोनियम और नाइट्रेट। ये आप देख रहे हैं NH4 और NO3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ये है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ये नेक्स्ट। अगर इसको ब्रेक करेंगे NH4+ और NO2-, तो इसका नाम हो गया अमोनियम नाइट्राइट, सो अमोनियम नाइट्राइट। नेक्स्ट इसका यूज हम लोग को, एक तो नेम तो जानना ही है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा नेम से ही पूछा जाता है, नेम से पूछा जाता है। और नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के लिए पूछा जाता है। कुछ रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन है जो आपको जानना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आपका जैसे 6 ऐसे एग्जाम में आता है कि अमोनियम, ऐसे पूछा जाता है कि अमोनियम और नाइट्राइट, ऐसे लिखा रहेगा नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसे हीटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसे पूछा जाता है अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट, तो अमोनियम हुआ NH4 अमोनियम, और नाइट्राइट का मतलब हुआ NO2 अमोनियम नाइट्राइट। ये है अमोनियम नाइट्राइट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, ऐसे हीट करेंगे यहाँ से, तो देखिए जब हीट करेंगे तो ये नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नेम ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नेम से ही सब कुछ पूछा जाता है। तो अमोनियम ये हुआ, और नाइट्राइट का मतलब ये हुआ, और दोनों जैसे ही हीट करेंगे ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस मिला, चेक कर लीजिए, और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, 2 वाटर, ये 2 वाटर हुआ। ये है नाइट्रोजन गैस, ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस में आता है, बड़ा फेमस रिएक्शन है, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। सो अमोनिया गैस और नाइट्रोजन गैस, so preparation of nitrogen gas। तो ध्यान रखना है नेम आपको, या फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, नाइट्रेट से अलग मिलेगा।
6 7। अगर ये लिखा रहेगा अमोनियम, अमोनियम और नाइट्रेट, नाइट्रेट लिखा रहेगा, तो अमोनियम नाइट्रेट को जैसे हम लोग हीट करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को, ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो अलग रिएक्शन है। अमोनियम नाइट्रेट, जैसे अमोनियम NH4 और नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट NO3, अमोनियम नाइट्रेट, जब इसको हम लोग हीट करते हैं ना, यहाँ पे हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आप बैलेंसिंग करेंगे तो खुद इसी से समझना है, ठीक है। ये तो N2 हो गया और 2 वाटर हो गया, एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे सेम है, और ये 2 और वाटर, 2 वाटर निकल जाएगा, 2 वाटर निकलेगा और जो बचेगा प्रोडक्ट वो N2O है, N2O, ये सो जो प्रोडक्ट बना N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, लाफिंग गैस 10th में पढ़ते थे, 9th 10th क्लास में हम लोग स्कूल में सिखाया जाता था। लाफिंग गैस ये है नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ चेक कर लेंगे। सो ये नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। ये था 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना था, लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछता है तो ये है अमोनियम नाइट्राइट से बनता है, नाइट्रेट से नहीं, नाइट्रेट नहीं, वो अलग है। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा लाइन जितना भी पढ़ रहे हैं आगे भी पढ़ेंगे, बट काफी इंपॉर्टेंट, सब कई बार एग्जाम में आते रहता है, तो कोई रटना नहीं है, मैं तो सब प्लान बनाया है कि कैसे नेम कैसे लिखा जाता है, कैसे नेम समझना है आपको। सो नेक्स्ट 8, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार 3 बार 4 बार आईटी में पूछ चुका, और मैं आप 5 बार मैं भी पढ़ा लूंगा। सो नेम था अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। सो अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ये बहुत फेमस है, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए मैं समझाता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़े हुए, एक बार नेम मैं समझा दूँ, यहाँ पे आपको याद होगा, ये सब चीज़ें हम लोग कई बार आपके कॉपी में लिखे हुए हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक है जिसमें बहुत सारा चीज़ें तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम और डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट और भी जगह में पढ़ाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी एक आईटी क्वेश्चन था पोटेशियम डाइक्रोमेट से, नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, आप बनाएंगे तो लगेगा कि आपको 4 आ रहा है, बट होता है इसमें 6। तो ये क्लास में आपको एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक में पढ़ा हुआ है, दूसरा आपको पढ़ा हुआ है आपको MOT बॉन्डिंग के अंदर, 3rd टाइम पढ़ रहे हैं, आगे 4 बार 5 बार आएगा ये चीज़ें। तो अमोनियम वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, उसकी जगह ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। ये इसका कलर भी होता है, ये कलर है ऑरेंज कलर का, ये लैब में रहता है, आप 11th क्लास के लैब में जाएंगे तो इससे पढ़ना है, टाइट्रेशन करना होता है, KMnO4 सोल्यूशन, K2Cr2O7 सोल्यूशन, तो ऑरेंज कलर का ये ऑरेंज कलर का रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज कलर, ये रेड कलर मैंने लिखा है। और देखेंगे अमोनियम, यहाँ अमोनियम कर दिया, अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम और डाइक्रोमेट Cr2O7, ये है अपने ऑक्सीडेशन नंबर +6 में, और इसका कलर जो होगा ऑरेंज कलर का होता है। सो ऑरेंज कलर ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस, छोटा सा रिएक्शन है, कई बार आया हुआ है। कलर के चलते कलर मैं इसमें चेंज करूंगा बार बार। और देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे आप इसको हिट करते हैं, हिट करेंगे तो हिट करने पे क्या होता है कि Cr2O3 बनता है, Cr2O3 का ग्रीन कलर का पूरा पाउडर फैल जाता है रूम में, या जो भी फ्लास्क में आप हिट करेंगे तो Cr2O3 ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये पूरा ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर पूरा पाउडर रहता है। ये हिंट होता है कि आपको क्वेश्चन पहचानने के लिए कि एक कंपाउंड है जो ऑरेंज कलर का है, जिसको हीट करने पे एक ग्रीन कलर का पूरा पाउडर फैल जाएगा रूम में, एकदम जो
जो भी कंटेनर में मान लिया फ्लास्क में हीट कर रहा है तो वो पूरा फ्लास्क में ग्रीन कलर का पूरा पाउडर पाउडर फैल जाएगा। और साथ में देखेंगे Cr2 दो क्रोमियम अलग हो चुका है, O3 अलग हो चुका है, और साथ में ये नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट कर रहा है, प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस हुआ। एंड देन उसके बाद हो गया यहाँ पे 4 वाटर। आप बैलेंस रिएक्शन चेक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, फेमस रिएक्शन। कलर चेंज करना कि एक ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में चला जाता है, साथ में गैस रिलीज करता है, कुछ वाटर बनता है, तो वो गैस कौन है? नाइट्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में आता है नाइट्रोजन गैस बनाने का तरीका। एक तो अमोनियम नाइट्राइट है और अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट जिसमें कलर चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस में ये भी आता है ये। तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का ये है आपका, और हीट करने पे ये जस्ट ग्रीन कलर का Cr2O3 का कलर जो ग्रीन होता है, और वो नाइट्रोजन गैस निकलेगा और 4 वाटर बनेगा। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसा है, उसी तरह ये अमोनियम डाइक्रोमेट। तो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में ये भी यूज होता है रिएक्शन, जो 3 बार IIT एडवांस में पूछा हुआ है। कभी डायरेक्टली पूछा है, कभी इनडायरेक्ट पूछता है। हो गया। एक और रिएक्शन है जो हर एग्जाम में, आईडी में भी पूछा हुआ, हर एग्जाम में पूछा गया है और आगे आप भी पढ़ेंगे, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। अगर आप 100% प्योर नाइट्रोजन बनाना है तो उसका अलग मेथड है। नाइन एक कंपाउंड में दे रहा हूं, आयन दे रहा हूं मैं, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, जिससे ये N3- मैंने कर लिया। N3- को हम लोग साइंस में बोलते हैं एजाइड आयन। ये है एजाइड आयन, ये है N3- एजाइड आयन, ये हो गया एजाइड आयन। ठीक है, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में जो कुछ हम लोग जानते हैं, एजाइड आयन जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 × 5 और +1 ऐसे। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका स्टडी करेंगे तो ये है 15 और +1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो है 16। जो भी नंबर आएगा, जो भी आपका नंबर आया उसमें 8 से डिवाइड कर देंगे आप, और जैसे डिवाइड करेंगे ये 2 हो गया। 2 हो गया बॉन्ड पेयर 2 हाइब्रिडेशन हो गया sp, सेप हो गया लीनियर। तो जो जानते हैं वो आप प्लीज लिख लेते हैं। सो हाइब्रिडेशन जो हो गया sp, सेप हो गया लीनियर, और सेप अगर लीनियर है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री कर लेंगे। हो गया। तो एजाइड आयन N3- एजाइड आयन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन, सेप और बॉन्ड एंगल हो गया एजाइड आयन के लिए। नाउ अगर हम लोग एजाइड आयन का कंपाउंड बनाएंगे, मान लीजिए अगर मुझे लिखना होगा सोडियम एजाइड, आप जानते हैं कि Na इस पे चार्ज जो है वो ये फिक्स्ड होता है, ये चार्ज फिक्स्ड है, और ये N3- ऐसा है। ठीक है, तो दोनों को आप अगर मिलाएंगे तो ये बन गया NaN3। ये साइंस में होता है सोडियम एजाइड, ये हो गया। कोई भी आप बेरियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जैसे बेरियम है, इसका चार्ज जानते हैं कि इसका चार्ज फिक्स्ड चार्ज है, और यहाँ पे है N3 और माइनस ऐसे, और 2 चार्ज करना है। तो आप क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव चाहिए, तो आप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे Ba और N3 का होल ट्वाइस। यह है बेरियम एजाइड। कोई भी मेटल एजाइड आप बना सकते हैं। ये जैसे कोई भी आप जानते हैं सोडियम है, सोडियम का चार्ज फिक्स है, उस तरह आप एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव कर लेंगे, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव कर लेंगे। उस तरह आपका कैल्शियम है, मान लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे 2 नेगेटिव कर लीजिए, तो कैल्शियम एजाइड।
ये है। सो यहां से आपको सीखना था कि जो मेटल एजाइड जो है ना, उसको अगर आप हीट करेंगे तो इससे अल्ट्रा प्योर, इससे एकदम 100% प्योर नाइट्रोजन बनता है। तो यहां आपको रिजल्ट था कि अगर आप मेटल और एजाइड, कोई भी मेटल एजाइड को हीट करेंगे तो यहां जो नाइट्रोजन गैस मिलेगा, वो नाइट्रोजन गैस जो हुआ वो 100% प्योर, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। ये 100% प्योर अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। सो 100% प्योर और अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। सो 100% प्योर नाइट्रोजन या अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन जो मिलेगा वो मेटल एजाइड को हीट करने से, थर्मल डिकम्पोजिशन से। सो आप हिट कर लेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आईटी का क्वेश्चन है, मेडिकल में भी आ चुका है और सब तो पढ़ेंगे भी, आप आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी पढ़ते रहिए तो आगे थोड़ा आसान लगेगा। कोई भी एजाइड, जैसे मेटल एजाइड का मतलब अभी मैंने बताया सोडियम एजाइड NaNH3 और 2 मोल्स ले लीजिएगा। 2 मोल्स लेकर के जैसे ही हीट करते हैं यहाँ पे आपका 3 नाइट्रोजन गैस बन गया प्लस 2 सोडियम हो गया। नेक्स्ट कैल्शियम एजाइड, हीटिंग करना है, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस कैल्शियम। तो ये जो मिलेगा अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने का ये मेथड है। बेरियम एजाइड ले लेंगे, तो ये है अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। इस तीनों प्रोसेस से जो भी मिल रहा है अल्ट्रा प्योर, और भी रिएक्शन लिख सकते हैं अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। अल्ट्रा प्योर का मतलब 100% प्योर, 100% प्योर नाइट्रोजन। और कोई फिक्स नहीं है, ये नहीं कि फिक्स है, मैं तो बोला कि कोई भी ले सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे चार्ज जो होता है वो +3 फिक्स चार्ज है, एल्युमिनियम पे चार्ज फिक्स्ड हो गया और इसके अकॉर्डिंग N3 अगर बनाना होगा, ऐसे बनाना होगा तो श्योर यहाँ 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। सो अगर एल्युमिनियम नाइट्राइड लेंगे, सो एल्युमिनियम एजाइड लेंगे तो N3 होल थ्राइस लेना होगा। 2 मोल्स कर लेंगे, हिट कर लेंगे। यहाँ पे 18 है, 18 का मतलब 9 नाइट्रोजन और प्लस 2 एल्युमिनियम होगी। सो अल्ट्रा प्योर मेटल एजाइड से बनता है। ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गया। जो फंडामेंटल जो N2 डायटोमिक गैस, उसका सारा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए, कैसे बनाना है वो हम लोग पढ़ लिए। कुछ पढ़ना है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम लोग ड्राइंग करेंगे और उनके स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपाउंड में नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, जनरली जो हम लोग बोलते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जितने नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो जनरली जो होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर
सो जनरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं एसिडिक इन नेचर, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, उसमें 2 नाइट्रोजन के भी हैं, एक्सेप्ट छोटा सा लाइन है, बड़ा फेमस है, उसमें आता है एक NO आता है और एक N2O है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ये भी है, ठीक है। ये देखिए नाइट्रोजन के ये नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, देन न्यूट्रल ऑक्साइड, बड़ा फेमस है। 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, बोला जाएगा कि न्यूट्रल ऑक्साइड। कभी ना कभी मोल कॉन्सेप्ट में मैंने ये डिस्कस किया होगा थोड़ा सा पॉइंट की 3 साइंस के नॉन मेटल ऑक्साइड हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट 3, ये 3 जो है नॉन मेटल ऑक्साइड बट न्यूट्रल इन नेचर। और ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर का मतलब नाइदर एसिड और नोर बेस, ना तो एसिड का बिहेव करेगा ना बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ना तो इसका नेचर एसिडिक है और ना बेसिक है। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो NO और N2O और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2 हो गया ये, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। जो 3 ऑक्साइड जो है जिसमें नाइट्रोजन का भी 2 आ गया, जो कि न्यूट्रल नेचर होता है। न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिड नोर बेस, जबकि होना चाहिए रूल के हिसाब से इनको तो एसिडिक होना चाहिए तीनों को, बट ये एक्सेप्शन है। ये भी बहुत छोटा है क्वेश्चन बट हर एग्जाम में पूछा हुआ है, इवन IIT तक में पूछा हुआ है कि 4 ऑक्साइड दे देगा, बोलेगा उसमें पहचानिए न्यूट्रल। न्यूट्रल जो हुआ न्यूट्रल NO N2O कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है, नाइदर एसिड नोर बेस, इसमें कोई नेचर नहीं होता, ना एसिडिक ना बेसिक। इनके बारे में कुछ कुछ हम लोग स्टडी करेंगे, तीनों के बारे में पढ़ना है, तीनों हम लोग साइंस में पढ़ना है। तो मैं पहले कार्बन मोनोऑक्साइड कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों के बारे में बात करता हूँ हम लोग। 3rd पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कर लीजिए CO। अब इसके बारे में जो कुछ जानते हैं ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं, जो पढ़े हुए हैं एक तो यहीं से आप लिखते हैं, फिर उसके बाद बॉन्डिंग से देखेंगे कि क्या क्या इसके बारे में जानते हैं हम लोग। नंबर 1, सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको लिखेंगे इसके बारे में न्यूट्रल ऑक्साइड, है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर नाइदर एसिड नोर बेस, सो नाइदर एसिड नोर बेस, ना तो ये इसमें एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है, ये न्यूट्रल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में बॉन्डिंग डिस्कस कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस करते हैं, वी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस E4 इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 6, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 और 10 एक इवन नंबर है। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन नंबर के चलते ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, ऑड रहता तो पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है। तो इवन नंबर है तो इसमें आप लिख लेंगे डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक के चलते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0, n द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, सो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और इस तरह मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 0, म्यू, म्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जो कुछ भी पहले पढ़ा हुआ है, जो कुछ कहीं से भी जो जानते हैं वो सब आप नोट करना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पढ़ते थे फॉर्मूला √n×n+2, जो कि एमओटी में भी पढ़े हुए हैं, बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। बोर मैग्नेटोन होता है यूनिट। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 0 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे ही 0 हो गया। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक डाई मैग्नेटिक गैस है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, न्यूट्रल और डाई मैग्नेटिक गैस। न्यूट्रल गैस है और डायमैग्नेटिक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, एमओडी से कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किया था 4 + 6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, और ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत जगह आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2 हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड N2 हो गया, Cn- हो गया, आप जानते हैं कि O2++ हो गया, बहुत जगह आ जाएगा ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गया तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोग पढ़े हुए थे बॉन्ड ऑर्डर 3 पढ़े हुए हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, किसी का भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जैसे C2 है और 2- कर लेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 आता है उस केस में बॉन्ड ऑर्डर सो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 होने पे बॉन्ड ऑर्डर 3 ऐसे। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है, कार्बन है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है और ये है ऑक्सीजन। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्डिंग, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग होगा। ये कंपेयर करना हो, जैसे आप नाइट्रोजन से कंपेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। आप 4th पॉइंट में अगर आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना हो और नाइट्रोजन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि भाई दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो इसका भी 3 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही है। बॉन्डिंग बनाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन कुछ ऐसा बॉन्ड हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का, और यहाँ जो बॉन्डिंग बनाएंगे नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कुछ ऐसा बॉन्डिंग होगी ना, इस तरह से। यहाँ पे ऐसा कर लो, इस तरह से, ठीक। सो अब देखिए यहाँ आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, ये जानते हैं। तो इसके चलते ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन के चलते, ये बॉन्ड का नेचर जो हुआ पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुआ, और ये बॉन्ड का नेचर क्या हुआ, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है इसमें बॉन्ड जो आएगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो बॉन्ड जो हुआ वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो जानते हैं इसके बारे में, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों में एक टाइप का है, दोनों में नाइट्रोजन एक टाइप है, तो ये नॉन पोलर हो गया, ये पोलर हो गया। और पोलर बॉन्ड होने के चलते ये वीक बॉन्ड आएगा, वीक हो जाएगा ना, क्योंकि पोलरिटी आते ही ये पोलर बॉन्ड है। और मान लीजिए म्यू करेंगे, म्यू द डायपोल मोमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें डायपोल मोमेंट होता है। सो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, डायपोल मोमेंट इसमें 0 नहीं है, और बट इसका डायपोल मोमेंट इसका क्या होता है, 0 हो गया, ये 0 है, उसमें डायपोल मोमेंट देखिए 0 मिलेगा, यहाँ डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। और डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसके चलते ये वीक बॉन्ड हुआ। ऐसे भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड पोलरिटी आ जाता है, पोलरिटी होने के चलते ये बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड हो जाएगा। इन दोनों बॉन्ड में कंपेयर करेंगे तो ये बॉन्ड पोलर होने के चलते ये एक वीक बॉन्ड में आ जाएगा, और वो नॉन पोलर के चलते ये बॉन्ड जो हो गया ये काफी स्ट्रांग बॉन्ड है।
तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर दोनों एक जैसा ही है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3n3 मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये आईटी में भी क्वेश्चन आया था, वहाँ CN करके आया था, बट कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 और 3 ये दोनों एक जैसे बॉन्ड हैं, एक जैसा बॉन्ड लेंथ है, फिर भी ये मोर रिएक्टिव होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है एयर में बट इनर्ट, केमिकली इनर्ट, बट कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिव होता है। सो रिएक्टिविटी, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है बट रिएक्टिविटी जो है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा होगा। सो ये है मोर रिएक्टिव, ड्यू टू वीक पोलर बॉन्ड कंपेयर टू नाइट्रोजन। टू नाइट्रोजन कंपेयर में ये वीक बॉन्ड। नेक्स्ट 5 पॉइंट,